हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा बायोमोलिक्यूल अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल का जैसा मैंने बोला था कि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आएंगे, तो पहला लेक्चर आ जा रहा है। बायोमोलिक्यूल अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, अमीनो एसिड होता है आपका, और न्यूक्लिक एसिड होता है आपका। ठीक है, तो ये तीन पोर्शन अगर हम सेपरेट करें, बाकी विटामिन वगैरह होते हैं जिसको आपको याद करना होता है उसको ही बता देंगे हम। तो बेसिकली तीन पोर्शन से रिलेटेड सवाल आता है। कहां कहां से? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला लेक्चर है हमारा कार्बोहाइड्रेट से। बेटा स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है। देखो, बाकी जितने भी चैप्टर थे आपके ऑर्गेनिक के, उन चैप्टर में रिएक्शन वाइज चलता है। जैसे ही आपका अमीन्स खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ चैप्टर ऐसे आते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पीछे की चीजें आएंगी। जैसे बायोमोलिक्यूल हो गया, जैसे पॉलीमर हो गया, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। तो इस टाइप के जो चैप्टर होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन हाँ, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आप ध्यान रखें, इन चैप्टर को छोड़ना नहीं है और साथ साथ हम कवर करते जाएंगे, है ना। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, तो आपको हर लेक्चर को ध्यान से देखना है, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको आपको तैयार करना है। कुछ चीजें याद करने वाली होंगी, तरीका बता दूंगा कैसे याद करना है। कुछ रिएक्शन वाइज क्वेश्चन होंगे जो कि पीछे अपन पढ़ चुके हैं, उसका थोड़ा एप्लीकेशन हम यहां पर करके रिएक्शन वाली चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी रही बात अपने 11th क्लास की रिवीजन की, तो 11th क्लास का रिवीजन आपका स्टार्ट हो चुका है। नीरज सर और मैम दोनों मिलकर रिवीजन आपका करवा रहे हैं। सर का एक लेक्चर हो चुका है, IUPAC कंप्लीट हो चुका है वन शॉट में, और आने वाले समय में मतलब हो सकता है संडे को मैं आइसोमेरिज्म का आपका लेक्चर लूंगा, तो उसमें कवर कर लेंगे। तो IUPAC सर ने करा दी, आइसोमेरिज्म मैं करा देता हूं, GOC सर करा देंगे, हाइड्रोकार्बन में करा दूंगा। इस तरीके से सीक्वेंसिंग कर रखी है हमने, है ना। तो 11th का आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर JEE एडवांस की अपन सीरीज भी आगे चला रहे हैं। ठीक, तो अभी आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए? बायोमोलिक्यूल पर। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल को कवर करना, क्योंकि आपके लिए तो नया है ना ये, और चीजें इसमें थोड़ी थ्योरेटिकल है। आपको समय दिया जाएगा, मतलब मैं हट जाऊंगा साइड में, पॉज कर लेना, आप नोट कर लेना, जो आप नोट्स बनाते हो, फिर वापस आ जाऊंगा, ऐसे आप चलता रहेगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं फिर लेक्चर नंबर 1 बायोमोलिक्यूल का। ठीक, तो इसमें पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। आई होप फिर से भारी मात्रा में जनता जुड़ चुकी होगी। ठीक है, 250-300 करोड़ लोग जुड़े होंगे। कार्बोहाइड्रेट से बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? नाम से क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सिंपल सा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब H2O, हाइड्रेट मतलब क्या? H2O, और कार्बन मतलब कार्बन, जानते हो आप, है ना। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखो जरा डेफिनेशन। ठीक, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आपको मैं समय दे दूंगा लिखने के लिए, साइड हट जाऊंगा, पॉज कर लेना, आप नोट कर लेना, है ना। जैसे लाइव लेक्चर में तो टाइम दिया जाता है, इसमें क्या है, साइड हटूंगा, आप पॉज करना, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, रियल टाइम में आप नहीं लिख पाओगे, पॉज करके आपको लिखना पड़ेगा। तो स्लाइड बाय स्लाइड आपका कवर होता जाएगा, आपके प्रॉपर नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे बोलना वैसे फॉलो करते जाओ, लास्ट में चैप्टर बढ़िया हो जाएगा ये आपका, है ना। तो क्या कह रहे हैं आपसे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जैसे अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो ये डेफिनेशन पढ़ना जरा, क्या लिखी है डेफिनेशन, क्या लिखी है यहां पर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब H2O क्या होता है? हाइड्रेट, और कार्बन मतलब कार्बन। तो यहां लिखा है CxH2O। ये फॉर्मूला किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा, ऐसा बोला गया था। तो CxH2O, ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, C6H2O6, यहां पर X और Y सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहां X की जगह क्या आ गया बेटा? 6 आ गया, और यहां क्या लिखा है? Y की जगह 6 लिखा है। तो C6H2O6, इसका मतलब क्या है? C6H12O6। अगर मैं आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा दूं, तो 6 का डबल हो गया 12, और ऑक्सीजन 6 हो गए। तो C6H12O6 ये क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। जैसे इस जनरल फॉर्मूले में अगर मैं 2 पुट कर दूं, ध्यान से सुनना, इस जनरल फॉर्मूले में अगर मैं 2 पुट कर दूं, कितना? 2। अगर मैंने यहां 2 पुट कर दिया, तो C2H2O2, सही है ना। क्या आएगा? C2H2O2। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं इसको, तो C2 मतलब 2 कार्बन होंगे, H कितने होंगे भैया? 2 का डबल 4, ऑक्सीजन कितने होंगे? 2। तो CH3COH दिख रहा है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट होगा? आप बोलोगे सर जनरल फॉर्मूले में तो फिट हो रहा है।
जनरल फॉर्मूले में ये चीज फिट हो रही है, इसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, ये कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, ये होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका नाम एसिटिक एसिड है। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि सर आपने बताया CxH2OY जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हर जगह फिट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम केसेस में ये लग जाता है लेकिन हर जगह ये नहीं होता। मतलब ये परम सत्य नहीं है क्या कि CxH2OY जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का होगा, ये परम सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है वो अगली स्लाइड में आएगा, पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। क्या अगला है रैमनोज। रैमनोज क्या होता है? C6H12O5। ये कार्बोहाइड्रेट है बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन, मतलब इस डेफिनेशन में ये फिट नहीं हो रहा। क्यों? देखो ना, C6H12O5 दे रखा है यहां पर, है ना, तो इस फॉर्मूले में तो फिट ही नहीं होगा। देख लो ना, ऑक्सीजन 5 है ना यहां पे, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि CxH2OY जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर सही चीज क्या है? इसके आगे जो आएगी, है ना। होता क्या है, जब थ्योरी बनाई जाती है तो स्टार्टिंग में जो थ्योरी थी उसमें कुछ कंपाउंड्स इंप्लीमेंट हो गए थे तो उन्होंने बोल दिया चलो ये हो गया, मतलब ये जनरल फॉर्मूले से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाद में कंपाउंड्स और चेक किए गए तो नहीं हुआ, है ना। तो CxH2OY जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वाली स्लाइड से आपको यह समझ में आ रहा है कि CxH2OY जो कि आपने बोला था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये भी तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, ये तो एसिटिक एसिड है। और ये तो बेचारा इसमें फिट ही नहीं हो पा रहा, ये वाला तो इसमें फिट ही नहीं हो पा रहा, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है ना। तो सही चीज क्या है, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है। पॉज करो, नोट करो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन। क्या? द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। सर ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? यहां पर कायरल कार्बन होंगे, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, ठीक है। एक भी OH हो सकता है, एक से ज्यादा OH ग्रुप भी हो सकता है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। भाई या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होंगे या कोई बड़ी यूनिट होगी जिसमें पानी डाल दें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस कर दें, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, है ना। अगला पॉइंट, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होते हैं उनको शुगर बोलते हैं, जानते हो आप यार ये चीज, है ना। अगला, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन अवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। जानते हो सुक्रोज, इसका नाम केन शुगर भी होता है ना। वेयरएज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है, आपका नाम होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? लैक्टोज। तो क्या कहानी है इस वाली स्लाइड की, क्या कहानी है, क्या पॉइंट्स लिखे हैं ये? पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होंगे, अगर ये नहीं हुए तो कुछ ऐसे बड़े कंपाउंड होंगे जिनमें पानी डाल दिया तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दे दें, सही है ना। और कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट होते हैं टेस्ट में उनको शुगर बोलते हैं, घरों में जो यूज होती है वो केन शुगर, और मिल्क में जो होती है वो लैक्टोज। बस इतनी सी कहानी है ना। नोट कर लो इसको। अगर आप शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो इन पॉइंट से रिलेटेड जो जो पॉइंट आपको जो चीजें समझ में आ रही है, जैसे अभी मैंने बोला, वो आप लिख सकते हो उसको, है ना। तो मैं पॉज कर, मतलब आप पॉज कर लो, मैं हट जाता हूं साइड में, नोट कर लेना, ठीक। मतलब पूरा पूरा डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। एक आइडिया देता हूं मैं। होम में जो शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज, ऐसे लिख लो आप। मिल्क में जो होती है वो लैक्टोज, है ना। ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक। चलें आगे। डन 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 डन, ओके बेटा। चलो अब हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। किसका? कार्बोहाइड्रेट का क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। आइए जरा, क्या लिखा है? अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। क्या लिखा है यहां पर? बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब पानी तुमने डाला उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। पानी तुमने डाला उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। जैसे
अगर मैं आपसे बोलूं मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। इसका मतलब क्या है? डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है, इसके नीचे नहीं होता कुछ। मोनोसैकेराइड सबसे छोटी यूनिट है, इसके नीचे कुछ नहीं होता। पानी डालोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर जो फर्दर हाइड्रोलाइज हो ही नहीं रही है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, पानी डालने से कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? मोनोसैकेराइड। जैसे नाम तो पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ईटीसी, और भी बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं, आगे आएंगे, है ना। तो कुछ नाम लिखे हैं, जो नाम लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको याद भी रखना है ना। तो मोनोसैकेराइड पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज, अगर ऑप्शन में फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, इस टाइप से। ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें तुमने जल डाल दिया, पानी डाल दिया, तो आपको 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिल सकती है, 3 यूनिट मिल सकती है, 4 यूनिट मिल सकती है, 5, ऐसे कर करके 10 यूनिट तक तुम जाते हो, तो बोलते हैं क्या? ऑलिगोसैकेराइड है। जैसे अगर 2 यूनिट मिल रही हैं तो क्या बोलोगे? डाइसैकेराइड। अगर 3 यूनिट मिल रही हैं तो ट्राइसैकेराइड, एंड सो ऑन। इस तरीके से 2 और 3 वालों के नाम याद रखना। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या होते हैं? डाइसैकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड। और ट्राइसैकेराइड क्या होता है? रैफिनोज। क्या होता है? रैफिनोज। ठीक, तो समझ गया ऑलिगोसैकेराइड क्या कहानी है। 2 से 10 यूनिट तक मिले तो ऑलिगोसैकेराइड है, 2 से 10 यूनिट तक मिले तो ऑलिगो है, 2 मिले तो डाई, 3 मिले तो ट्राई, 4 मिले तो टेट्रा, 5 मिले तो पेंटा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। समझे? 2 और 3 वाले याद रखना। 2 में डाइसैकेराइड में सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, देखो आपके सामने लिखे, और रेफिनोज ट्राइसैकेराइड में हो गया। अब अगर इससे ज्यादा मिलती हैं, 10 से ज्यादा मिलती हैं, तो उनको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स विच ईल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड क्या? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ईटीसी। ये नाम आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, मोर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या बोलोगे? पॉलीसैकेराइड। और कुछ पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल आपके सामने लिखे। अगला, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन सुगर्स। पॉलीसैकेराइड टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, बेटा ध्यान रखना। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से एक सवाल तो लिखा हुआ है, और ऐसा सवाल होता है जो एकदम थ्योरेटिकल, अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना ये चैप्टर, तो आप जाते ही आंसर लगा दोगे। मतलब बायोमोलिक्यूल का एक सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर से एक ना एक सवाल आ रहा है ना। अब जैसे मैं बात करूं, बायोमोलिक्यूल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा थर्मोडायनेमिक्स या कोई और चैप्टर है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का भी वही एक सवाल 4 नंबर का आने वाला है, बायोमोलिक्यूल का भी 4 नंबर का आने वाला है ना। तो ऐसा नहीं कि कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और बायोमोलिक्यूल लेस इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो सब बराबर कर दिए भाई। अब जो एग्जाम का पैटर्न हो गया ना, उसमें एनवायरमेंटल का वो सवाल उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका गैसेस स्टेट का या इक्विलिब्रियम का है। तो इसलिए हर चैप्टर को आपको तैयार करके जाना ही है। कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ चैप्टर लॉजिकल होते हैं, कुछ चैप्टर न्यूमेरिकल होते हैं। तो हर टाइप की अप्रोच आपकी चेक होती है एग्जाम में, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप, है ना। मैं साइड हट जाता हूं, लिख लो, पॉज कर लेना। डन। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से किया जाता है ना। तो पहला क्या हो गया बेटा? बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस हो गया, है ना। सेकंड इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंपल सा है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? जो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट को रिड्यूस कर देती है। नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होती है? जो नहीं करती। सिंपल सा है ना। तो अगर मैं रिड्यूसिंग शुगर की आपसे बात करूं, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ईटीसी।
ये रिएजेंट क्या होते हैं अभी आपको बता देता हूं मैं, पता होंगे पहले पहले से, आपको नहीं होंगे तो अभी बता देता हूं मैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज एंड डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज लैक्टोज। अब ध्यान से सुनना, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं? सारे मोनोसैकेराइड बोल दो आप, ऑल मोनोसैकेराइड, है ना। तो मोनोसैकेराइड जैसे कुछ एग्जांपल लिखे लेकिन सारे मोनोसैकेराइड करते हैं ना। तो ऑल मोनोसैकेराइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट। और डाइसैकेराइड में अभी आपने 3 याद किए, कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सुक्रोज नहीं होता, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं, देखो। तो ऑल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में 2 याद रखने हैं, 3 आपने याद करें, एक छोड़ दो, कौन सा? सुक्रोज। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में है ना, ऐसे याद करो। नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ गया? बहुत आसान है, डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, जैसे सुक्रोज हो गया। तो सिंपल सी कहानी है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करते हो, ऑल मोनोसैकेराइड, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और डाइसैकेराइड में सुक्रोज नहीं होता, बाकी दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये क्या क्या है। टॉलरेंस रिएजेंट आपको याद होगा, एक बार फिर से लिख देता हूं, टीआर टॉलरेंस रिएजेंट। ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NH4OH, ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, हो सकता है आपने पहली बार नाम सुना उसका, बेनेडिक्ट रिएजेंट। फेलिंग जैसे ये एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। बस यहां ये सॉल्ट का अंतर है ना, सोडियम सिट्रेट होता है। सोडियम सिट्रेट कैसा दिखता है वो देख लो, CH2CO Na CHOH CH2CON, ऐसा। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट तो तुम्हें पता ही है। ठीक है बेटा, ऐसा दिखता है ये। ऊपर एने नीचे के है, ऊपर के नीचे एने भी बना सकते हो ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ऐसा दिखता है ना। और सेम वही ऑब्जर्वेशन होता है जो फेलिंग का होता है, मतलब बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो फेलिंग वाला है। क्या होता है ऑब्जर्वेशन? Cu+2 से Cu+1 Cu2O बनाता है ना, Cu+1 Cu2O, तो Cu2O इसमें भी बनता है और उसमें भी बनता है, सेम ऑब्जर्वेशन है ना। नोट कर लो इसको पॉज करके, बस सॉल्ट का अंतर है, ध्यान रखना है ना। यहां सोडियम टार्ट्रेट है, वहां सोडियम सिट्रेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, देखो अगर 3 हुए और तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड हुआ, तो देखो 3 के लिए क्या लिखा? ट्राई। एल्डिहाइड के लिए एल्डो, देखो एल्डिहाइड के लिए एल्डो लिखा हर जगह, देखो एल्डो एल्डो एल्डो। तो एल्डिहाइड के लिए तुमने एल्डो लिखा, और 3 के लिए क्या लिख रहे हो? ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। अब देखो जरा, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो यहां पर ओज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओज, OSE, ओज लगा देते हैं। जैसे 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हो और वो एल्डिहाइड हो तो उसका नाम क्या है? एल्डो ट्रायोस। 4 कार्बन का हो तो एल्डो टेट्रोस, 5 का हो तो एल्डो पेंटोस, 6 का हो तो एल्डो हेक्सोस, ऐसा है ना। अगर कीटोन हुआ तो बस आगे कीटो लगा देना, कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस। बहुत आसान है, सिंपल है एकदम।
तो 3 कार्बन से, वैसे 3 कार्बन से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट ना, तो अगर 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हुआ तो क्या नाम होगा उसका? तुम पूछोगे सर एल्डिहाइड है कि कीटोन है? हाँ, तो मैं बोलूंगा एल्डिहाइड, तो नाम क्या बोलोगे? एल्डोट्रायोज, फिर एल्डोटेट्रोज, फिर एल्डोपेंटोज, फिर एल्डोहेक्सोज। ऐसे ही कीटोन के लिए कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोएंडोज, कीटोहेक्सोज। साइड हट रहा हूं, नोट कर लेना, लिख लो जल्दी से। पॉज, नोट, आगे बढ़े। चलिए भाई, तो ये क्लासिफिकेशन था, बेसिक क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ लेते हैं अपन, है ना। एमओपी ऑफ ग्लूकोज क्या है? पहला सुक्रोज से। सुक्रोज क्या होता है बेटा, याद हो तो? इसका नाम है केन शुगर। क्या नाम है? केन शुगर, केन शुगर। फॉर्मूला होता है C12H22 सर, O11 सर। क्या डालने का है इधर? पानी डालने का है। H3O+ हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस पर बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। सर ये दोनों सेम है? यस सेम है, बस एक का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, तो ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रक्टोज होता है। शुगर के लिए लास्ट में ओज लगाते हैं, OSC है ना, तो ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। 6 कार्बन है, ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है, तो इसको क्या बोलोगे? एल्डोहेक्सोज। हाँ क्या बात है, इसको क्या बोलोगे? ये कीटोन होता है, कीटोहेक्सोज। अभी स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका सुक्रोज, सुक्रोज, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, है ना। अब इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या? जब हम इसको पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब में डालते हैं, तो रोटेशन प्लस आता है पीपीएल का, ग्लूकोज का भी प्लस आता है और फ्रक्टोज का नेगेटिव आता है, ठीक। लेकिन नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है, तो ओवरऑल जो है इन दोनों का ओवरऑल जो है वो नेगेटिव निकल के आता है। तो यहां पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, तो इस रिएक्शन का नाम इन्वर्जन भी होता है। क्यों? यहां ऑप्टिकल रोटेशन प्लस था, यहां नेगेटिव है, यहां क्लॉकवाइज था, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और इस रिएक्शन में एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेज, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में एंजाइम यूज करते हैं इन्वर्टेज। सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वैसे बायोकेमिकल कैटलिस्ट में, है ना, लिखवा दिया मैंने, मुझे याद आ रहा था। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए जरा इधर, स्टार्च। स्टार्च होता है C6H10O5 होल N। क्यों बेटा? ये पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है ये? पॉलीसैकेराइड। क्या होता है ये? पॉलीसैकेराइड। और ये क्या था तुम्हारा? सुक्रोज, डाइसैकेराइड। अब देखो जरा, आपने क्लासिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले किया था। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? पानी डालने पर 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती है, तो ये डाइसैकेराइड है, पानी डाला 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिली। हाँ बेटा क्या बात है। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? N यूनिट लगेंगी। क्यों? होल N लगा ना, तो N मतलब एक्सेस ही होता है। वैसा मत मैथ्स मत लगाने लगना, सर N है तो N-1 N-, ऐसा कुछ मत करना। मैं नहीं लिख रहा, लो मैं तो लिख रहा हूं भारी मात्रा में, एक्सेस लो। अब सही है, भारी मात्रा में पानी डालो, मतलब जितना भी आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। तो N यूनिट बनेगी C6H12O5 की। क्या करना है आपको? इसमें पानी ऐड कर दो ना, तो यहां पर आप H2O ऐड करोगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10 और 2 12, और ये 5 और 1 6, ठीक है। तो C6H12O6 और ये ग्लूकोज बनता है यहां पर, है ना, ठीक है। यहां पर कोई ऐसा ऑप्टिकल रोटेशन जैसा मामला नहीं है, डायरेक्ट याद रखना। तो ये स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज। तो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज। बेटा एग्जाम में सीधे यही क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च? आंसर यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। साइड हट जाओ अंगद सर, लिखना है हमको, लिख लो बेटे, पॉज करके नोट कर लो, है ना। चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी।
प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं, ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। क्यों डेक्सट्रोज क्यों बोला, याद करो, डेक्स्ट्रा रोटेटरी और ग्लूकोज शुगर होता है, तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, ओज लगा देते हैं। तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी प्लस ओज क्या हो जाएगा, डेक्सट्रोज। डेक्स्ट्रा रोटेटरी प्लस ओज, तो इस पूरे को कंबाइन लिख दिया गया क्या, डेक्सट्रोज। क्या बात है बेटे, ठीक है, तो पूरा कंबाइन करके लिख दिया डेक्स्ट्रा रोटेटरी ओज। तो ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी। कैसे पता चला, पोलरीमीटर में डाल के देख लिया ना हमने, पोलरीमीटर में ग्लूकोज को डाला, देखा, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पीपीएल को घुमा रहा है बेहतरीन तरीके से, क्या मजा आ रहा है ना, तो उसको डेक्सट्रोज बोल दिया। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा शुगर है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होता, तो क्या नाम होता, लेवलोज। लेवोरोटेटरी प्लस ओज, लेवलोज। क्या होता है, सुनाओ जरा मुझे, लेवलोज, है ना। तो ये डेक्सट्रोज होता है, ध्यान रखना। तो फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज। सॉरी, फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज। अच्छा, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, अरे अंकल ये देखो ना, ये होता है डेक्सट्रोज, इसको क्या बोलते हैं, लेवलोज। अब समझे ना, बहुत बढ़िया। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, और इसका स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक ओपन चेन जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा हम साइक्लिक बनाने वाले हैं आगे, अभी आज ही, है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको याद ही रखना एक बार, है ना। कैसे, ऊपर CHO लगाना है, नीचे CH2H लगाना है, नीचे से शुरू कर दो, HOH HOH OHH HOH। फिर सुन लो, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, HOH HOH OHH HOH। एक बार दो बार और बोल लो, ऊपर CHO, नीचे CH2H, HOH HOH OHH HOH। ठीक है, बताओ कितने कायरल कार्बन है, क्या ये कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, यस सर, सितारे मार दो, यस सर, यस सर, यस सर, 1 2 3 4 सितारे, कायरल कार्बन 4। ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्या टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, आपका आंसर होगा 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, पॉज एंड नोट, डन। चलिए भाई, रिएक्शन पढ़ लेते हैं। आप स्ट्रक्चर पढ़ लिया अपन ने, रिएक्शन पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। और ये जो रिएक्शन वाला पोर्शन है, ये आप कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह में खेल के आ चुके हो अच्छे से, देखो बहुत आसान है, देखना। यहां क्या होता है, CHO, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लिख सकता हूं ना, CHO को ओपन करके, HCN के साथ रिएक्शन कराओगे, आओ जरा करा लेते हैं। तो HCN के साथ जब तुम बेटे रिएक्शन कराओगे, तो H प्लस और CN माइनस लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के माइनस प्लस लिख सकता हूं, जी सर। अब इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, देखना। अच्छे से बना लें, ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे बना देना, ये 1 2 3 4, नीचे क्या था, CH2OH। अच्छा, ये तो कॉमन है, यहां तो कुछ छेड़ाछाड़ी हो नहीं रही, यहां से लेकर ये यहां तक सब कॉमन है, तो वही कॉपी पेस्ट कर लो, HOH HOH OHH HOH, और यहां CO। इस O से क्या जुड़ेगा, देखो बेटे इधर देखो, इस O से ये H जुड़ेगा, और इस C से ये CN जुड़ेगा, है ना। तो C से क्या जुड़ जाएगा, CN, और H ऐसा दिख रहा है, देखो। तो इस कार्बन से CN जुड़ेगा, इस O से H जुड़ेगा, और एक H है, देखो। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। भाई ग्लूकोज से बना है ना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप होता है तो साइनो, और OH ग्रुप होता है तो हाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रिन, है ना, साइनोहाइड्रिन। बताओ इधर कितने कायरल कार्बन थे, क्या ये कायरल था, यस सर, ये यस सर, ये वाला यस सर, ये वाला यस सर, 4 कायरल। इधर कितने कायरल कार्बन है, इधर बताओ कितने कायरल कार्बन है, ये है क्या,
1, ये है क्या 2, ये वाला 3, ये वाला 4, और बेटे ये एक नया सितारा आ गया दिमाग में हमारे। देखो देखो ना, ये अब कायरल हो गया। पहले ये कायरल नहीं था, क्यों? क्योंकि ये sp2 था। अब ये sp3 हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो यहां टोटल कायरल कार्बन 5 हो गए। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, विच ऐसा पूछा सकता है, इन ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो कितने होंगे? 5। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्लियर? पॉज करके नोट कर लो। आपको लिखने में टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं बताऊं लेक्चर का ड्यूरेशन अगर इसका मान लो 1 घंटे हुआ, तो आपको नोट्स बनाते बनाते साथ में लेक्चर के 2 सवा 2 घंटे लगेंगे, है ना, क्योंकि ये सब आप लिखोगे भी ना। ठीक करना है, लेकिन आपको कवर करना है ना। देखो लाइव लेक्चर का अलग पेस होता है, अलग तरीके से चलता है, रिकॉर्डेड अलग तरीके से चलता है, कंटेंट सेम रहता है, बस ये कि रिकॉर्डेड में कंटेंट ज्यादा डिलीवर होता है कम टाइम में, है ना, ऐसा होता है। क्योंकि आप लिखते हो ना, फिर मैं जैसे पॉज करके मैं हट गया, मैं तो वापस आ जाऊंगा, आप तो लिख लोगे ना, तब तक लिख रहे होगे तो वो टाइम भी तो कैलकुलेट होगा उसमें, है ना। चलें आगे बढ़े। अगला है HI रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस। सर ये HI रेड फॉस्फोरस क्या होता है, आइए हम समझ लेते हैं। पहले मैं HI रेड फॉस्फोरस के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख लेना। आइए जरा, HI रेड फॉस्फोरस क्या करता है ना, ये आपकी जिंदगी में पहली बार आ रहा है। HI रेड फॉस्फोरस एक बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये LAH से भी अच्छा होता है, LAH से भी खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये सबको अल्केन में रिड्यूस करता है। ठीक है, तो मैं शुरू कर दूंगा कार्बोक्सिलिक से। तो ये कार्बोक्सिलिक से अल्केन तक ले आता है, ये कार्बोनाइल से अल्केन तक ले आता है, और ये एल्कोहल से अल्केन तक ले आता है। जैसे रिडक्शन किससे होता है? हाइड्रोजन से। तो यहां ये वाला बॉन्ड तोड़ो और ये दोनों बॉन्ड तोड़ो, ये टूटेगा HH, ये दोनों टूटेंगे, तो पहला जब टूटेगा तो HH, दूसरा टूटेगा तो भी HH। तो यहां क्या दिख रहा है इस जगह? RCHHH, तो क्या आ गया? RCH3। देखो इधर क्या होगा, ये दोनों टूटेंगे, पहला टूटेगा HH, दूसरा टूटेगा HH, तो क्या बन जाएगा? CH2। ऐसा दिखेगा, मतलब C डबल बॉन्ड तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तोड़ोगे HH, तो C के साथ क्या आ जाएगा? H, है ना। बाकी यहां पर और भी बॉन्ड लगे होंगे, 3, 1 2 3, है ना। तो DM लिख लें अपन सीधा सीधा। क्या इसका DM बनेगा? COH हटाओ, CH3 लगाओ। इसका DM बनेगा C डबल बॉन्ड हटाओ, मतलब CO हटाओ, CH2 लगाओ। और इसका DM बनेगा OH हटाओ, H लगाओ, OH हटाओ, H लगाओ। समझे बात को? ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है सर ये तो बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग है। जी हां, ये तो LAH से भी खतरनाक है। LAH तो अल्कोहल तक लाता है, ये भाई साहब तो अल्केन तक ले आते हैं। समझे? ऐसा है। तो HI रेड फॉस्फोरस ये काम करता है। नोट कर लो, साइड में हट जाता हूं मैं, पॉज करके नोट कर लेना, है ना। चलो अब देखना जरा, अब आगे की कहानी क्या है। ठीक है, ये HI रेड फॉस्फोरस मैं समझा दिया। अब देखो, मान लो मेरे पास ये लिखा है, ठीक है, मान के लो लिखा ही लिखा ही है। अब मैं ले आ रहा हूं क्या? HI रेड फॉस्फोरस। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आपने चैप्टर में नहीं पढ़ाया। यही तो मैं आपसे पहले समझा रहा था कि जो चीजें छूट गई हैं वो आगे कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी, डोंट वरी, है ना। अब जैसे ये रिएजेंट कहीं चैप्टर में नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन ये यहां आ गया है, ठीक है। तो अब ये आप समझ लो सब चैप्टर का कवर हो चुका है, सारा बता दिया जितना होता है इसमें। चलो बताओ क्या बोला था HI रेड फॉस्फोरस में? DM लगाएंगे। क्या करना है DM में?
सी डबल बॉन्ड ओ हटाकर CH2 लगा देंगे, एक H पहले से है तो CH3 हो जाएगा। OH हटाकर H लगा दो, 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 यहां OH हटाकर H लगा दो, तो CH3 इस वाले कार्बन पे एक H पहले था, ये वाला भी H बन जाएगा, तो CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2 और यहां CH3, तो क्या आ जाएगा एन हेक्सेन, स्ट्रेट चेन बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा एन हेक्सेन। डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा एग्जाम में, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI रेड फास्फोरस क्या देगा, एन हेक्सेन देगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जेई मेन का सवाल बायोमोलिक्यूल का अपने नोट्स में से आने वाला है अगले साल, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें पढ़ना, इन्हीं में से कहीं ना कहीं सवाल है, इसलिए मैं साथ साथ सवाल भी बता रहा हूं आपको। चलिए भाई, तो क्या सर बाकी नहीं आएगा? अरे बेटा बाकी भी फंसेगा, लेकिन बायोमोलिक्यूल जो आपके साथ साथ साक्षात सवाल यहां दिख रहे हैं, रिएक्शन जो दिख रही है, इन्हीं में से डायरेक्ट आ जाएगा। बाकी और में क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट आएगा बाकियों से, या हो सकता है उनमें से भी कोई डायरेक्ट आ जाए, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज, रिएक्शन वाइज आ गया, जैसे एल्डोल से का सवाल आ जाएगा, कैनिजारो से आ जाएगा, तो वहां पर क्या फंसेंगे आपकी रिएक्शन, जो आप मैंने आपको पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट फंसेंगे, यहां तो सीधे सवाल ही फंसेगा, ठीक है, क्योंकि आता है एनसीईआरटी से ही है यार, तो बायोमोलिक्यूल हमें एनसीईआरटी से ही कवर करना है। चले, आइए जरा NH2OH पर चलते हैं। याद है ये रिएक्शन? याद है वो पल जब मैंने आपको बताया था? याद है NH2OH वाली रिएक्शन? अरे यार अंकल कैसी बातें करते हो, सी डबल बॉन्ड हो NH2OH ऐसा दिख रहा है, क्या करते हैं, पानी निकालते ना, क्या बनता, ये बनता। चलिए भाई, तो क्या करना है यहां पर, NH2OH रख देना, और क्या करना, पानी निकाल देना O, और ये दो H, कैसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड NOH, और बाकी जनता वहीं खड़ी रहेगी जहां खड़ी थी। देखो बाकी जनता वहीं खड़ी है, नीचे CH2OH है, बाकी जनता कुछ नहीं कर रही भाई, सावधान की मुद्रा में खड़ी है बाकी जनता, HOH देखो, ऐसा। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज ऑक्सिम, ऑक्साइम बनता है ना इसमें NH2, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कार्बोनाइल क्या देता है बेटा, ऑक्साइम, क्या देता है, ऑक्साइम। नोट कर लो, लिखते जाओ, ये रिएक्शंस है ना, डन। चले, अगला है एसिटिक एनहाइड्राइड। याद करो एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा दिखता था बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा दिखता है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये माइनस ये प्लस, ऐसे कर सकते हो, ठीक। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भारी मात्रा में एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं, भारी मात्रा में रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और मैं एक काम करता हूं ना, CH3 सी डबल बॉन्डो को इतने हिस्से को मैं लिख सकता हूं AC, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, AC मतलब असाइल, ये असाइल ग्रुप होता है ना CH3 सी डबल बॉन्ड, AC OAC, तो मैं यहां प्लस और यहां माइनस बना लेता हूं, ठीक। देखो ACA हो गया, OA हो गया, और ACA हो गया, असाइल ग्रुप बोलते हैं, ACYL बोलते हैं हम उनको, शॉर्ट में AC लिखते हैं। तो AC प्लस और OAC माइनस ऐसे लिख सकता हूं। और एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है ये वाली एसिटिक एनहाइड्राइड की, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना, तो प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस कर लूं, यहां पर प्लस माइनस कर लूं, यहां प्लस माइनस कर लूं, और यहां प्लस माइनस, तो इसके 5 मोल लगेंगे, 1 2 3 4 और 5, जहां जहां OH ग्रुप है ना वहां वहां सब जगह रिएक्शन होगी, तो कैसा दिखेगा, CHO, और ऐसा लिख दूं मैं, 2 3 4, देखो नीचे आ जाएगा CH2OAC, देखो इधर आ जाएगा H, O नेगेटिव से AC जुड़ेगा तो OAC, यहां H OAC, यहां OAC इधर, H इधर, यहां H इधर और OAC इधर, देख लो, चेक कर लो जरा। कार्बोनाइल पे तो रिएक्शन होती नहीं इसकी, है ना।
तो आपके कितने एसी लगे? 5 एसी लगे। 5 एसी मतलब पेंटा एसीटेट, तो इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। पूछ सकते हैं आपसे ये कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम कराते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ तो टोटल नंबर ऑफ मोल कंज्यूम कितने होते हैं? तो ये रिएक्शन एक्सेस में करवाते हैं 5 मोल लगेंगे इसके, है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। डन यार, हमारी चाय भी आ गई। अरे वाह, रिकॉर्डेड में भी चाय मिल रही है, बताओ। लाइव में चाय तो मिलती है, रिकॉर्डेड में भी चाय। ओहो, क्या बात है। पॉज करके नोट कर लेना जरा। अगला है बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ। क्या होगा ब्रोमीन वाटर के साथ? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? क्या है बेटा बताओ? क्या बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ब्रोमीन वाटर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज करता है? ये बेटा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, सीएचओ को, है ना। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है? सीएचओ को ऑक्सीडाइज करता है COOH में। बाकी ये सब ब्रोमिनेशन वगैरह भी करता है, फिनॉल में, एनिलीन वगैरह में। यहां पर क्या करेगा? सीएचओ को COH में ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्या करने का है आपको? ऐसे बना लो, CH2OH, HOH, HOH, OHH, HOH, और ऊपर क्या आ जाएगा? COH। तो देखो जरा गौर से देखना, एकदम गौर से देखना। यहां क्या है? CHO, यहां क्या है? COH। तो CHO को COH में ऑक्सीडाइज कर देता हूं। आप जानते हो ऑक्सीडाइज फॉर्म CHO का COH ही होता है ना। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, या एक और नाम है एल्डोनिक एसिड भी बोलते हैं। एल्डोनिक एसिड, क्योंकि एल्डोहेक्सोस से ये बनता है ना। एल्डोहेक्सोस मतलब ग्लूकोज, है ना। तो एल्डोनिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। साइड हट जाता हूं, पॉज करके नोट कर लो बेटा। सॉरी, सॉरी स्क्वायर। डन हो गया, वेरी नाइस। अब मुझे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। अब मुझे अगली रिएक्शन करानी है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये क्या करता है? ये CHO को और 1 डिग्री एल्कोहल को, इनको ऑक्सीडाइज करता है किसमें? COOH में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब लाऊंगा तो कैसा दिखने वाला है आपको? ऊपर और नीचे रिएक्शन हो जाएगी, बीच में कुछ नहीं होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? COH, और नीचे क्या आ जाएगा? COH, और बाकी चीजें कॉमन है। यस सर, HOH, HOH, OHH और HOH। और इसका नाम है ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड या सैकैरिक एसिड। सैकैरिक एसिड है ना। ग्लूकैरिक या सैकैरिक एसिड। एक था ग्लूकोनिक, एक है ग्लूकैरिक, है ना। तो ग्लूकोनिक और ग्लूकैरिक एसिड दो अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। ग्लूकैरिक एसिड जो होता है वो ये होता है, देखो गौर से देखो। बीच वाला तो कॉमन ही है ना, ऊपर नीचे से याद रखो। CHO COH में आ गया और CH2OH COH में आ गया। तो ये क्या है? ग्लूकैर। देखो ऊपर नीचे COH COH, ग्लूकैरिक एसिड। ऊपर CHO नीचे CH2H, ग्लूकोज। ऊपर COH नीचे CH2H, ग्लूकोनिक एसिड। देखो ऊपर COH नीचे CH2H, ग्लूकोनिक है ये। अगर नीचे भी COH है तो ग्लूकैरिक है, और ये क्या? ग्लूकोज है। ये तो याद रहता ही है ना। चलो भाई ये भी नोट कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाली। डन, बढ़िया। अगला है ओसाजोन फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओसाजोन फॉर्मेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ओसा जोन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, देखो कार्बोनाइल की रिएक्शन होगी फिनाइल हाइड्राजीन, NH2 NHPH ऐसे लिख लूं, और ये NH2Z टाइप का ग्रुप हो गया ना। कैसा हो गया बेटा, NH2Z टाइप का, और NH2Z टाइप का हो गया तो यहां से क्या निकाल दूंगा मैं, पानी निकाल दूंगा। पानी निकलेगा तो कैसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड N NHPH, और बाकी चीजें कॉमन है, CH2OH HOH HOH OHH और HOH, ऐसा दिखेगा। इसको ओसा जोन नहीं बोलते हैं ना। अब इसका एक मोल और आता है, किसका, इसका एक मोल और आता है, क्या बना दूं ऐसे, हां, इसका एक मोल और आता है, और अगला मोल PH NH NH2, अगला मोल यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन करता है। ध्यान से सुनना, पहला मोल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पानी निकलता है, फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, वही फिनाइल हाइड्राजीन है ना, तो फिनाइल हाइड्राजोन। फिर दूसरे मोल के साथ रिएक्शन होती है तो रिडॉक्स होती है, कैसे, इसका होता है रिडक्शन, रिडक्शन किससे होता है, HH से, और इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, CH के बीच में O लगा देते हैं, और एक ही कार्बन पर दो OH होंगे, पानी निकाल देंगे तो यहां कार्बोनाइल बन जाएगा, जो कि ऐसा दिखेगा। देखना, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड हो इस वाले कार्बन पे, और बाकी क्या होंगे, 1 2 3 कायरल बचेंगे। तो ऐसा दिखेगा आपको, नीचे आ जाएगा CH2OH HOH HOH OHH, ऐसा दिखेगा। तो पहले पानी निकलेगा, ये बनेगा, फिर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बनेगा। अब एक मोल और आएगा, 3 मोल लगते हैं, ध्यान रखना, एक मोल और आएगा, और अब अगली बार जो नेक्स्ट मोल आएगा वो इसके साथ अगेन पहली जैसी रिएक्शन कर लेगा, पानी निकालने वाली। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, NH2 NHPH, और यहां से पानी निकाल दूं मैं, तो कैसा दिखेगा, ऐसा। नीचे CH2OH, यहां HOH, यहां HOH, इधर OHH, और यहां आ जाएगा इस जगह पर डबल बॉन्ड NHPH, ठीक। और ऊपर यहां CH डबल बॉन्ड, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया बॉन्ड, NHPH। देखो सही है, चेक कर लो जरा एक बार। ऊपर तो ये था ही, शुरू से समझते हैं ना। ग्लूकोज की पहले मोल फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगी, पानी निकलेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन बनेगा, ऑक्सीजन नहीं, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन बनेगा। फिर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन होगा। यहां पर इसके साथ साथ एनिलीन भी बनेगा, PHNH2, यहां प्लस में PHNH2 भी बनेगा, और अमोनिया भी निकलेगी, ठीक। फिर अब अगले मोल के साथ रिएक्शन अगेन हो जाएगी, अगले मोल के साथ रिएक्शन होगी तो ये जो कार्बोनाइल है इसकी NH2 NHPH के साथ रिएक्शन होगी, पानी निकल जाएगा, ये बन जाए। देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन वाइज सोचो, पहली रिएक्शन में पानी निकलेगा, थर्ड रिएक्शन में पानी निकलेगा, सेकंड रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन। इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन। और ये एग्जाम में सवाल आ चुका है एक बार, आगे भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ
ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन फ्रॉम ग्लूकोज 3 मोल लगते हैं। कितने? 3 मोल। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, करो पॉज करके नोट करो। हट जाता हूं मैं साइड। ये ठीक है भाई। समझे बात को? बढ़े आगे, बोलो भाई। चलिए, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड मत पढ़ना, पर आयोडिक एसिड होता है। सर ये पर आयोडिक एसिड क्या होता है? HiO4। सर ये तो आपने चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, अब पढ़ लो। देखो, HiO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक जगह पे करता है। कैसे? पहला, विसिनल डायोल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे विसिनल डायोल अगर मैं लिख दूं इस तरीके से, ये हो गया विसिनल डायोल। तो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। कैसे करानी है? विसिनल डायोल का जो सीसी बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। कैसे? OH और OH से, और एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकाल देंगे, तो यहां एल्डिहाइड बन जाएगा और इधर भी एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो, बॉन्ड तोड़ा, OH पानी निकाल दो, तो C डबल बॉन्ड हो इधर और C डबल बॉन्ड हो इधर। ठीक है भाई, H2O निकल जाएगा ना, सॉरी H नहीं आएगा, सॉरी H कहां से? H2O तो निकल गया ना, तो इससे H2O निकल गया तो C डबल बॉन्ड आएगा ऐसा। ठीक। दूसरा, एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। इसको भी ऑक्सीडाइज करता है। कैसे? एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ऐसा दिखेगा। देखो, ये कार्बोनाइल है, इसके देखो कार्बोनाइल के पास वाला कार्बन अल्फा, भाई इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा होगा ना, तो इसके पास वाला अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल क्या करेगा? वही कहानी है, बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड तोड़ देंगे OH और OH से। कैसा दिखेगा? इधर लेफ्ट साइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और राइट साइड एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक। अगला, तीसरा, 3 रिएक्शन होती है इसकी। थर्ड नंबर, अल्फा डाई कीटोन। अल्फा डाई कीटोन, और अल्फा डाई कीटोन में ऐसा दिखेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा OH और OH से, तो C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH। देखो ऐसा दिखेगा। तो समझ गया क्या करना है रिएक्शन में? विसिनल डायोल आ जाए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल आ जाए, या अल्फा डाइकीटोन आ जाए। ठीक है, ये क्या है? अल्फा डाइकीटोन है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, 2 कीटोन है, इसलिए अल्फा डाइकीटोन बोल रहे हैं। पॉज करके नोट कर लो। अब इसी को अप्लाई करेंगे हम ग्लूकोज में। ठीक है, लिख लो। डन। आओ जरा अब अप्लाई कर देते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। ये है C डबल बॉन्ड O, और इसके एडजेसेंट पर OH लगा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा किससे? OH और OH से। ये टूट गया ना। ये वाला बॉन्ड टूटेगा किससे? देखो, इस वाले कार्बन पे OH और इसके पास वाले पे OH, OH और OH से ये भी टूटेगा। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा किससे? OH और OH से। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा किससे? OH और OH से। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा किससे? OH और OH से। तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इस वाले कार्बन पर OH आ गया, CHO पर क्या आ गया? OH आ गया, तो ये क्या बन गया? HCOH बन गया। देखो, चेक कर लो ना। अरे भाई साहब, ये क्या है? C डबल बॉन्ड है ना, ऐसा है।
और इस पर OH आ गया तो HCOOH आ गया, है ना। तो फॉर्मिक एसिड हो गया। अगला, इस वाले कार्बन पर क्या आ गया, तीन तीन OH आ गए, दो OH से पानी निकल जाएगा और एक OH पहले से ही है तो फिर से HCOH आ गया, तो HCOH के 2 मोल हो गए। ठीक, अगला, इस वाले पर 1 2 3 आ गए, तो ये तो इसी जैसा हो गया ये वाला, तो 1 मोल और बढ़ गया, 3 मोल हो गए। इस वाले पर ओ माय गॉड ये भी वैसे ही हो गया, 4 मोल हो गए। इस वाले पर OMG ये भी वैसे ही हो गया, 5 मोल हो गए। ठीक, और लास्ट वाला देखो, CH2OH और OH, यहां 2 ही OH है, पानी निकलेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो 5 मोल बन जाएगा फॉर्मिक एसिड और 1 मोल बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। देख लो, चेक कर लो, देख लो, ऊपर वाला फॉर्मिक एसिड, नीचे इधर 3 OH आ रहे। देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है, ये अलग है, तो ये अलग हो जाएगा, बाकी ये सेम है, और इसके साथ ऐसा हो गया, इस जैसा, 5 मोल बनेगा। चेक कर लो आप पानी निकाल के, है ना, नोट कर लीजिए। डन, वेरी गुड। अगला है भैया रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, करा लो जरा रिडक्शन ग्लूकोज का कैसे होगा, बहुत आसान है। इसका रिडक्शन हमें कराना है LH के साथ, ठीक है, या SBH के साथ, या H2 कैटलिस्ट के साथ, या NaHG एल्कोहल के साथ। तो ये सब के सब कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देंगे किसमें, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2OH में, पाई बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो ऊपर CH2OH आ जाएगा और नीचे CH2OH आ जाएगा। बाकी सारी कहानी से मैं भाई, नीचे से तो पूरा कॉमन ही था, ऊपर नीचे दोनों तरफ CH2OH दिखने लगेगा। देखो नीचे वाला तो सेम है, CH2OH HOH HOH OHH और HOH, बस ये ऊपर वाला CHO CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर नीचे अगर दोनों जगह CH2OH होते हैं तो इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है इसका, सॉर्बिटॉल नाम है इसका। क्या नाम है, सॉर्बिटॉल बोलते हैं इसको। तो इनमें से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, अल्कोहल तक ही जाते हैं। अगर अल्केन तक जाना है तो HI रेड फास्फोरस लेते हो आप, है ना, नोट कर लो इसको, लिख लीजिए। डन, बढ़िया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम किसके लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। अभी तक हमने क्या बात की, आप बताओ, बोलो, अभी तक हमने क्या बात की बेटा। अभी तक हमने यह बात की कि ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बेटा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, और उसके एविडेंस में यह रिएक्शन होती है। भाई साइक्लिक एग्जिस्ट करता है, उसका एविडेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को फेवर कर रहे हैं। क्या, ग्लूकोज डज नॉट गिव NHSO3 टेस्ट। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो CHO ग्रुप है, और CHO ग्रुप NHSO3 टेस्ट देता है, लेकिन ऐसा पाया गया कि ग्लूकोज NHSO3 टेस्ट नहीं देता। इसका मतलब CHO के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी है जो CHO वाली देता है, इसका मतलब ग्लूकोज ओपन चेन होता है उन रिएक्शन की वजह से, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता है तो ओपन चेन नहीं होता, साइक्लिक होता है इन रिएक्शन की वजह से। तो दोनों ही स्ट्रक्चर इसके माने जाते हैं, ओपन चेन भी माना जाता है और साइक्लिक भी माना जाता है। तो NHSO3 ये टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब ओपन चेन नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ्स टेस्ट। सर ये सिफ्स टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे जरा। सिफ्स टेस्ट, सिफ्स टेस्ट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं पैरारोजानिलीन। रोजानिलीन, आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बस नाम से याद रखना, पैरारोजानिलीन। और कोई एल्डिहाइड अगर होता है, कौन, एल्डिहाइड अगर होता है, मान लो CHO ग्रुप है, तो पैरारोजानिलीन एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके मेजेंटा कलर देता है, और अगर मेजेंटा कलर आता है तो हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव सिफ्स टेस्ट, मतलब सिफ्स टेस्ट दे रहा है। अगर कलरलेस होता है तो नहीं देता। ठीक, मेजेंटा कलर मतलब पॉजिटिव सिफ्स टेस्ट, और अगर नहीं देता है मतलब कलर नहीं आता मतलब नेगेटिव, है ना।
तो सिफ्ट टेस्ट ये नहीं देता है, और सिफ्ट टेस्ट नहीं देता इसका मतलब सीएचओ ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों? सिफ्ट टेस्ट तो वो देते हैं जिनका सीएचओ ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है, वो सिफ्ट टेस्ट देते हैं। और ऐसा बोला गया, देखा गया ऐसा कि ग्लूकोज में जब पैरा रोजानिलिन डालते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा, कलर ही नहीं आ रहा, मैजेंटा कलर ही नहीं आ रहा। और अगर कलर नहीं आ रहा इसका मतलब सीएचओ ग्रुप होगा ही नहीं, मतलब ये एविडेंस है साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवरिज्म का। अगला, पेंटा एसिडेट डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। आपने ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट बनाया था, मैं आपको दिखाता हूं, देखो कहां पे बनाया था। ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट बनाया था आपने, कहां पे? इधर देखो, ये है पेंटा एसिडेट। अगर ये पेंटा एसिडेट है तो इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ होनी चाहिए। क्यों? NH2OH इधर से पानी निकाल सकता है, लेकिन ये वाली रिएक्शन तो होती नहीं है। इसका मतलब ये जो पेंटा एसिडेट है ये अपने आप को साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ रिएक्शन जो है वो फेवर करती हैं किसको? साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो ये तीन बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन साथ के साथ साइक्लिक भी होता है। तो कैसा दिखता होगा साइक्लिक, यही जानने की इच्छा जागृत हो रही होगी आपके मन में, है ना? बिल्कुल बताएंगे, पहले ये नोट कर लो, ठीक? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझ लेते हैं, ठीक है? आज का अपना लास्ट पॉइंट है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कवर हो जाता है रिकॉर्डेड में, और आप लोग लिख भी रहे होगे तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो हम अल्टरनेट डेज पर लेक्चर डालेंगे टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लेक्चर डालेंगे, ताकि आपको टाइम भी मिल जाए, क्योंकि आप लिखोगे भी, रिवाइज भी करोगे, कंटेंट ज्यादा डिलीवर होता है रिकॉर्डेड में, है ना? तो टीटीएस में लेक्चर आएंगे, आपके ध्यान रखना, ठीक? और आपका जो 11th रिवीजन है वो संडे को आएगा, वन शॉट। उसको अपन संडे वाला लाइव ले लेंगे, क्या बोलते हो? कमेंट में लिख देना जरा आप लोग, है ना? संडे वाला लाइव ले लेते हैं, आइसोमेरिज्म का वन शॉट, पूरा रिवाइज। बाकी ये बायोमोलिक्यूल के रिकॉर्डेड आएंगे आपके। आइए जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कब आएंगे? ये टीटीएस में आएंगे, है ना? टीटीएस क्या होता है सर? ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, है ना? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसा होना चाहिए? आइए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता सीखते हैं हम। आइए सीखते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा, है ना? HOH, CH2OH, HOH, OHH और HOH, ठीक है? कैसे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर? मैंने आपको एसीटल, एसीटल याद करो, एसीटल याद करो, कीटल, हेमी एसीटल, हेमी कीटल, ये सब जब बता रहा था तो क्या रिएक्शन हो रही थी बताओ? कार्बोनाइल का बॉन्ड टूट रहा था माइनस प्लस में, और एल्कोहल, ये वाला OH ग्रुप लेना है। एल्कोहल में H प्लस और O माइनस कर सकते हो, ये वाला लेना है ना? रिंग फॉर्मेशन होती है यहां पर। ये माइनस इसके प्लस से जोड़ दो और ये प्लस इस माइनस से जोड़ दो, कैसा दिखने वाला देखना, आपको दिखेगा ऐसा। H इस O से H जुड़ जाएगा, 1 2 3 4। यहां क्या है? CH2OH, इधर क्या है? H, इधर O, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H और इधर OH, और ये O नेगेटिव इस C प्लस से जुड़ जाएगा, ऐसे देखो। ये जो O नेगेटिव है बेटा, ये C प्लस से जुड़ जाएगा, ऐसे देख लो, है ना? आज मेरी हेयर स्टाइल थोड़ी अजीब सी हो रही है ठीक है, ऐसा जुड़ जाएगा। तो रिंग बन गई। अरे अंकल इधर देखो, रिंग बन गई। 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन गई। और एक चमत्कार हो गया, देखो यहां पर 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल थे। यहां 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल और एक एक्स्ट्रा और आ गया, ये वाला 5 कायरल हो गया। देखो ये भी तो कायरल हो गया। यहां पर ये sp2 था इसलिए कायरल नहीं था, यहां sp3 होने से कायरल हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, है ना? तो 5 कायरल होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ग्लूकोज का ये क्या है, ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहां कायरल कार्बन कितने हैं अंकल, 4। और यहां ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहां कायरल कार्बन कितने हैं, 5। यहां कायरल कार्बन कितने हैं, 5। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसके 2 डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। सर 2 डिफरेंट कैसे? इन कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, लेकिन जो नया कायरल आया उसमें तुम्हें यह थोड़ी पता है कि H और OH की पोजीशन क्या है, तो वो तुम्हें फिक्स करनी पड़ेगी। फिक्स 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे? एक बार आप ये मान लो H लेफ्ट OH राइट, और एक बार ये मान लो OH लेफ्ट H राइट। ठीक है, तो यही दोनों हम अगले पेज में मानेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लो, लिख लो, पॉज करके लिख लो भाई। लिख लिया। अब ये जो कहानी थी यहां पर, इसके 2 फॉर्म हम बनाएंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, अभी मजा आने वाला है। H OH, H लेफ्ट OH राइट, बाकी सारी कहानी सेम सेम। 1 2 3 4 HOH, सॉरी OH नहीं, यहां तो रिंग बन गई थी ना। यहां HOH, यहां OHH और यहां HOH। देखते जाना बेटा। अभी ऐसा तो 1 कार्बन 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कायरल हो गए। ठीक है, यही है। देख लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने H लेफ्ट कर दिया, OH राइट कर दिया, फिक्स कर दिया एक बार, है ना। बाकी ये तो फिक्स थे पहले से कायरल कार्बन जो मैंने फिशर में बना रखे थे। ये नया कायरल जनरेट होता है ना, तो 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जनरेट होता है। एक बार H लेफ्ट OH राइट और एक बार OH लेफ्ट H राइट। तो मैंने क्या करा, H लेफ्ट OH राइट कर दिया, बाकी चीजें कॉमन है। ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है ये। ठीक, अब मुझे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। कितने की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो मैं यहां नंबरिंग करना चाहता हूं, अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये रिंग बन रही है ना, देखो। और इस कार्बन को बेचारे को छोड़ क्यों रहे हो, 6 नंबर दे दो, क्या दिक्कत है। तो 1 कार्बन से लेकर 5 कार्बन यूज हो रहे हैं और 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो ऐसा दिखेगा, देखो जरा ध्यान से देखो। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, देखो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। और इसको हम प्लेन में मानते हैं, 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे बनाते हैं, और इसको बोलते हैं हावर्थ फॉर्मूला। ये होता है फिशर वाला, ये होता है हावर्थ फार्मूला। ठीक, अब मैं बॉन्ड बना रहा हूं, 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, 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 ऐसे बनाते हैं। और नंबरिंग हम कर लेंगे कैसे, देखो ये क्या है 1, तो इस वाले को मैं 1 बोल रहा हूं, इस वाले कार्बन को, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। देखो, तो 1 से लेकर 5 कार्बन तक नंबरिंग कर दी, और 1 ऑक्सीजन इसमें था, ये वाला देखो। ठीक, अब यहां पर हम एक गेम खेलते हैं। क्या क्या गेम खेलते हैं, जो लेफ्ट होता है, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, जो लेफ्ट होता है वो ऊपर जाता है, जो राइट होता है वो नीचे जाता है। समझे, ऐसे खड़े हो जाओ, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। फिर से बोलो, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। लेफ्ट क्या है, H, देखना जरा, देखो देखो देखो, लेफ्ट क्या है, H ऊपर, OH कहां है, नीचे। H ऊपर, सेकंड कार्बन पे H ऊपर, OH नीचे। थर्ड पर OH ऊपर, H नीचे। फोर्थ पर H ऊपर, OH नीचे। देखो, अब फिफ्थ वाले पर फंस गए, क्यों,
H लेफ्ट है और ये डाउन है, राइट थोड़ी है ये। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर, ठीक है, याद रखने के लिए। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो ऊपर, देखो ऐसा दिखेगा। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और इसका नाम होता है, जिसमें H ऊपर OH नीचे होता है, सिर्फ इस पोजीशन पर ही चेंज हो रहा है, बाकी तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पर नया कायरल जो बना वो H ऊपर OH नीचे लेके बैठा है, इसका नाम है अल्फा। ध्यान से देखना, अल्फा डी, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अब नाम सुनो जरा क्यों रखा गया है। अल्फा रखने की वजह थी H ऊपर और OH नीचे, इसके लिए अल्फा। डी रखने की वजह थी, डी फैमिली से बिलोंग करता है ये स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं आपसे पूछूं डी फैमिली और एल फैमिली बताओ, तो आप बोलोगे सर इतना हिस्सा जो दिख रहा है हमें, देखो आप क्या बोलोगे, सर ग्लूकोज जो होता है वो डी फैमिली से बिलोंग करता है। आप यही बोलोगे, सर ग्लूकोज क्या कहां से बिलोंग करता है, डी फैमिली से। ये है कैपिटल डी फैमिली। कैपिटल डी का स्मॉल डी से रिलेशन नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल फैमिली के नाम है, स्मॉल डी स्मॉल एल रोटेशन यानी कि एक्सपेरिमेंटल से निकालते हो। डी स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो, स्मॉल एल का मतलब लेवो, जो पीपीएल घूमती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये कैपिटल डी और कैपिटल एल थ्योरेटिकल चीज है, आंखों से देख के बताओगे। OH राइट है तो डी है, OH लेफ्ट होता तो एल होता, ठीक है। तो कैपिटल डी फैमिली से बिलोंग करता है ये ग्लूकोज, है ना, और इसी से ही बना रहे हो, इसलिए इसके नाम में क्या आ रहा है, डी। सर आपने प्लस क्यों लगाया, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये हमें पहले से ही पता है, क्यों क्लॉकवाइज घुमाता है। सर ग्लूको क्यों लगाया, क्योंकि ग्लूकोज है। सर पायरनोस क्यों लगाया, पायरन क्यों लगाया, एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर का नाम पायरन होता है, और ये पायरन से मैच कर रहा है, इसको पायरन बोलते हैं। और ये पायरन से मैचिंग से जैसा दिख रहा है, क्यों, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहां भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, भले यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां नहीं है, उतना कंसीडर नहीं किया गया, पायरन बोलते हैं इसको। तो इसी से मैचिंग है तो पायरन बोल दिया। सर ओज क्यों लगाया, ओज शुगर के लिए ओज लगाते हैं, है ना। तो अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज इसका नाम है। अल्फा क्यों, क्योंकि H ऊपर OH नीचे, ठीक है। तो इसका मैंने अभी एक आइसोमर जो है वो बनाया है अल्फा फॉर्म, ठीक है। अभी इसका दूसरा बनेगा बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म में क्या करना है, अगर आप समझ चुके हो तो, क्या अल्फा में H लेफ्ट OH राइट होता है, बीटा में OH लेफ्ट और H राइट कर देंगे। चलिए भाई इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसी में खेल लेंगे हम। पॉज करो, नोट करो, डन, बहुत बढ़िया। देखो अब देखना जरा, जादू दिखाऊं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्या बात है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहां पर देखना, जादू तेरी नजर, देखो इधर H कर दूंगा और इधर OH कर दूंगा, सारी कहानी सेम है। इधर क्या कर दूंगा, H, और इधर कर दूंगा क्या, OH, सारी कहानी सेम है, यही तो चेंज आ रहा है। और एल्फा को क्या लिख दूंगा, एल्फा को बीटा, बाकी सेम है, खत्म। फिर से नोट कर लो, समझ गए। तो कहां चेंज आया, सिर्फ एक कायरल कार्बन में चेंज आया, कार्बन नंबर 1 पर चेंज आया, है ना, कार्बन नंबर 1 पर चेंज आया। नोट कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है, डन, बढ़िया। तो ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज के, साइक्लिक 2 होते हैं ना। अब ओपी पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है इससे रिलेटेड, आज जो हमने पढ़ा है। एनोमर्स क्या होते हैं, जो हमने अभी बनाए ना अल्फा बीटा, यही एनोमर्स है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, वही अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज को बोलते हैं एनोमर्स। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स। अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, एनोमर्स। एग्जाम में सवाल आ चुका है, ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो कौन सा होता है, बताओ। एनोमेरिक कार्बन का मतलब जिस कार्बन पर चेंज आया था, बताओ किस कार्बन, बाकी तो फिक्स थे, फर्स्ट वाले पे चेंज आया था, तो हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर एनोमर्स। और कौन सा एनोमर्स है, C1 एनोमर्स, फर्स्ट कार्बन पे चेंज आया था।
तो कार्बोहाइड्रेट में जो एनोमर्स होते हैं वो कहां आते हैं? ग्लूकोज में C1 पे आता है। ऐसे आगे हम नेक्स्ट क्लास में फ्रक्टोज वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें ही बताएंगे, है ना। तो एनोमर्स अल्फा और बीटा में कहां आते हैं? ग्लूकोज में C1 पे। ठीक। अच्छा, एनोमर्स को हम डायस्टीरियोमर भी कहते हैं। क्यों? बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? बताओ। ये वाला फॉर्म देख लो, ये वाला फॉर्म साइक्लिक है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म क्या मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे। क्यों? बाकी जगह फिक्स है। देखो, इन जगह पर फिक्स है, ये सारी जगह फिक्स है, ये सिर्फ यहां चेंज आ रहा है। तो मिरर इमेज कैसे हो सकते हैं? एक पहले कार्बन पे चेंज आ रहा है, बाकी जगह चेंज आ ही नहीं रहा, तो मिरर इमेज नहीं होंगे। और जो मिरर इमेज नहीं होते वो डायस्टीरियोमर कहलाते हैं, है ना। तो ऑल एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो एनोमर्स को हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? ऑल एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब सारे एनोमर डायस्टीरियोमर होंगे? यस सर। कौन से वाले? ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। लेकिन सारे डायस्टीरियोमर एनोमर नहीं होंगे। क्यों? बेटा याद करो, सिस ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी डायस्टीरियोमर बोलते हो, और वो डायस्टीरियोमर एनोमर थोड़ी होंगे। वो तो अलग ही कहानी है, वो एनोमर थोड़ी है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है वहां पे, है ना। अगला, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्रोमीन वाटर। क्यों? ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में कीटोन वाला ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ तो करता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ब्रोमीन वाटर बट नॉट बाय टॉलरेंस रिएजेंट, फैलेन रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, और अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है तो TR, FR और BR सबको रिड्यूस करेंगी। ठीक है। अगला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मनोज गिव सेम ओसाजोन बिकॉज इन ओसाजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट 2 कार्बन। देखो जरा ध्यान से देखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मनोज। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था वो क्या होता है? यहां पर CHO और यहां नीचे CHOH होता है और बाकी कॉमन होता है यहां पे नीचे, है ना। ओसाजोन में क्या होता है? पहले यहां पर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फिर यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फिर तीसरा मोल अगेन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। और जब फ्रक्टोज और मनोज लेते हो तो मनोज में क्या होता है? देखो, मनोज में यहां पर ग्लूकोज में क्या होता था? H लेफ्ट और OH राइट होता था। मनोज में OH लेफ्ट और H राइट होता है। अभी मैंने उसका स्ट्रक्चर नहीं बताया, बस इतना बता देता हूं कि क्या कहानी है, इस कहानी समझ लो। ध्यान से देखना, मैं अगले पेज में बता देता हूं। देखो, ग्लूकोज में क्या होता है? CHO और यहां पर HOH, ऐसा होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में होता है यहां पर CH2OH, फ्रक्टोज में बता देता हूं, यहां CH2OH और यहां कीटोन ग्रुप होता है, ऐसा। ठीक। और मनोज में क्या होता है? मनोज में यहां पे CHO तो होता ही है और इस जगह पे OH लेफ्ट और H राइट होता है। ठीक। तो ध्यान से देखना, ये तीनों सेम ओसाजोन क्यों देंगे? क्योंकि इसके नीचे की कहानी सेम होती है। यहां पर जो ग्रुप होता है, मतलब यहां नीचे जो होता है, यहां नीचे जो होता है, यहां नीचे, वो सेम होता है। और ओसाजोन में क्या होता है? पहले यहां पर रिएक्शन होती है NH2 NHPH के साथ, फिर ये ऑक्सीडाइज होता है और फिर अगेन रिएक्शन होती है। यहां भी वैसे ही होगा क्या? इधर NH2 PHOH के साथ रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडाइज होगा और फिर यहां रिएक्शन होगी। तो इन दोनों जगह पर क्या आ जाएगा? इन तीनों ही चीजों में पता क्या होगा? इन तीनों चीजों में जो कॉमन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, यहां हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N NHPH और यहां भी हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N, सॉरी C डबल बॉन्ड N NHPH और बाकी कॉमन है। तो इसी को तो बोलते हैं ओसाजोन, नीचे का तो कॉमन रहेगा ना। तो ये सेम ओसाजोन बनाएंगे। क्यों? इस वाले में भी देखो, इधर पहले NH2 NHPH के साथ रिएक्शन, फिर ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर कीटोन ही बनाएगा। तो ये वाला भी कीटोन बनाएगा, ये वाला भी कीटोन बना लेगा। यहां पर पहले इधर रिएक्शन होगी, फिर ऑक्सीडाइज होगा, फिर रिएक्शन होगी, तो बात तो बराबर ही है। तो फाइनली ये कॉमन स्ट्रक्चर निकल के आएगा, नीचे का तो कॉमन है, ओसाजोन ही बनेगा। सेम ओसाजोन बनाते हैं ये, है ना। लिखना चाहो तो लिख लो। डन। चलिए आगे चलते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल एल्कोहल
बाय फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना है इसको आपको। जाइमेज जब डाल देते हैं तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, डन। चलो भाई, तो इसको भी नोट करना हो तो पॉज करके लिख लेना। चलिए, तो जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, ऐसे ही आते रहना, अच्छा लगता है। तो आज हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं और ऑब्वियसली रिकॉर्डेड में थोड़ा कंटेंट ज्यादा डिलीवर होता है, इसलिए आपको एक दिन का और टाइम दिया जा रहा है, जैसे आप अभी पढ़ रहे होगे। ठीक है, आपने क्या करा, साथ साथ में मैंने पॉज करके लिखवाया ना आपसे। तो अभी सपोज ये कितने का हो गया देख लेते हैं एक बार। ये 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का, तो आपको 2 घंटे लग गए होंगे, है ना, 2 घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। तो फिर आपको इसको रिवाइज भी करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप आओ तो पुराना लेक्चर रिवाइज करके आओ। ठीक है, तो इसलिए आपको एक दिन और दिया जा रहा है। क्लियर एकदम। चले फिर, आइसोमेरिज्म का संडे को 1 शॉट लेंगे आपका लेक्चर, तो आपका आइसोमेरिज्म कवर हो जाएगा। फिर नीरज सर जीओसी लेंगे और फिर हाइड्रोकार्बन मैं लूंगा। तो नीरज सर और मैं मिलकर आपका दोनों करा देंगे, 11th का रिवीजन भी करा देंगे और एडवांस की प्रैक्टिस भी करा देंगे, है ना। नीरज सर के साथ मेरा कनेक्शन बहुत सालों पुराना है, 2012 से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और काफी कुछ सीखा है मैंने उनसे। ठीक है, तो हम दोनों मिलके बहुत बढ़िया तैयारी करा देंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों बैच में कॉमन भी है अपन, है ना। ठीक है, समझ गए बात को। तो बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है ये भैया, मैं सही बता रहा हूं, 4 नंबर कहीं नहीं गए आपके। बायोमोलिक्यूल को थ्योरेटिकल समझ के मत छोड़ देना, चीजें जहां पर समझाने वाली थी मैंने समझाया भी। ऐसा नहीं किया मैंने कि स्ट्रक्चर बना दिया भाई, लो ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी बता दिया कैसे बनाते हैं, तो कभी एग्जाम में अगर भूल भी जाओ तो भी आपको बनाना आना चाहिए, अच्छा इसको ऐसे कनेक्ट करते ये होता है। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल में घर से आप तैयारी करके जाओगे, एग्जाम में आपको सिर्फ टिक करना है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, ये सब ऐसे चैप्टर हैं, घर पे तैयार कर लिया, एग्जाम में खट 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 12 नंबर। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।